whenever an object whenever an object fall towards the earth, towards the earth under force of gravity alone. कोई और फोर्सेस फिलहाल के लिए हमने इग्नोर कर लिए. फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब फोर्स बाय अर्थ अलोन, कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा. यस, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल. यही सिचुएशन फ्री फॉल की हो, फ्रीली फॉल कर रहा है. ओके, whenever an object fall towards under the force under the towards the earth under the force of gravity alone, the object is said to be in. तो अब आप आगे सोचिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई उसको अपोज कर नहीं रहा, कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली फोर्स क्या लाता है? आंसर है जी, फोर्स तो एक्सेलरेशन ही लाएगा. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है, कोई और फोर्स तो कैंसिल करने वाला है ही नहीं, तो डेफिनेटली कुछ एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, है ना. उस एक्सेलरेशन को जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने प्रोड्यूस किया है, हमने एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी. तो इसी जो हमने डेफिनेशन लिखी है, इसको आगे बढ़ाते हैं कि whenever an object whenever an object falls under force of gravity, some acceleration is always involved. है ना, ना होने का मतलब नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स विल ऑलवेज bring change in momentum that will give acceleration, always involved. That acceleration is known as that acceleration is known as acceleration due to gravity. स्मॉल जी से हमने इसको ग्रेविटी हम अर्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, क्या मून पर भी ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मार्स पर भी होगा, सभी प्लेनेट पर होगा, पर उनका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा. नाउ हमारे पास दो सिंबल है, बी वेरी क्लियर, एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अच्छा, कुछ और करने से पहले इनका रिलेशन ही ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ताकि हमें क्लियर कट समझ में आ जाए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. रिलेट करके देखते हैं हाउ दे आर रिलेटेड. तो सी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से इन्वॉल्व है और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन वहाँ से थोड़ा आया है. तो लेट अस सी, चलिए. तो मान लेते हैं ये एक अर्थ है, बड़ी सी सॉलिड, इसका रेडियस है आर, और अर्थ की सरफेस पर एग्जैक्टली यहाँ पर कोई छोटा सा मास अर्थ के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, दिस इज अवर अर्थ. अर्थ का रेडियस लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. नाउ न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अर्थ इस मास पर फोर्स लगाएगी, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. ऑब्जेक्ट भी लगाएगा, ठीक है ना, ये तो फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है. तो बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो, जो फोर्स लगेगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ भी आप इसको लिख सकते हैं, बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स लगेगा दैट विल बी जी इंटू कैपिटल एम मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ इंटू स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस. तो मैंने आपको समझाया था, ये पूरी अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ देखेंगे. तो 2 मिनट के लिए ऐसे केस में आप अर्थ को भूल जाइए, तो पूरी की पूरी अर्थ सेंटर ऑफ मास पर लोकेटेड है, उसका मास, और अब वो डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, है ना. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर.
न्यूटन के लॉ के हिसाब से दिस मच फोर्स विल एग्जिस्ट, विल बी देयर बिटवीन दीज टू। ओके, अच्छा, न्यूटन का एक सेकेंड लॉ भी है, मोशन में हमने स्टडी किया था। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से, यस, न्यूटन का लॉ भी है, वो भी तो लगता है चीज़ों पर जो फोर्स लग रहा है। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड अल्टीमेटली एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। किसी भी चीज़ पर फोर्स कितना लगता है, उसका मास और जितना वो एक्सलेट कर रही है। इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ की वजह से इस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी। या ऑब्जेक्ट पे अर्थ अभी भी चाहते हैं इसको सेंटर की तरफ अपने खींच के ले जाए, तो दिस लॉ के हिसाब से ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन के हिसाब से ये फोर्स लग रहा है। तो व्हाट वी कैन से, बिकॉज फोर्स तो सेम ही है, दोनों ही फोर्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ये भी फोर्स अर्थ ने लगाया एक तरह से मास एम पर, और ये भी फोर्स अर्थ की एक्सलेशन की वजह से लगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेट अस इक्वेट दोनों फोर्स। तो पहला फोर्स है m इंटू जी, और न्यूटन के लॉ से फोर्स आ रहा है g इंटू कैपिटल M अपॉन इंटू स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल m is cancel out and there is a very very important relation, small g m upon में r square, a very interesting and beautiful relation between small g and capital G. This relation clearly shows that these two are different variables, small g and capital G are different variables. So this is a relation between small g and capital G, and from this relation it is very very clear g does not depend on small m. Acceleration due to gravity is independent, is does not depend on small m. मतलब वेदर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है या एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, वो दोनों अर्थ की तरफ सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे, पर कंडीशन है कि वही कि वैक्यूमाइज होना चाहिए। हाँ, ये मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उस पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास स्मॉल एम, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। लाइटर ऑब्जेक्ट हो या हैवियर ऑब्जेक्ट हो, लाइटर या हैवियर, वो दोनों के दोनों अर्थ की तरफ सेम रेट से एक्सेलरेट करेंगे। दिखता क्यों नहीं है, अपीयर क्यों नहीं होता, बताया, एयर का फ्रिक्शन फोर्स। आप एक पेपर को क्रम्पल्ड करके फेंक देते हैं और एक को ओपन करके फेंकिए तो क्रम्पल्ड वाला जल्दी पहुंच रहा है, ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्हीं को दोनों को वैक्यूम में डालिए तो आप देखेंगे दोनों, इवन एक आयरन बॉल और पेपर भी गिराएंगे तो भी देखेंगे आप सेम टाइम पर फॉल कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बात करते हैं इस रिलेशन के लिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह? आंसर है नहीं, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर समझिए ना, जी तो कांस्टेंट है, चलिए एम भी कांस्टेंट हो गया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका मास भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर आप अर्थ से अच्छी खासी हाइट पर हैं, मतलब अगर मैं आपको अर्थ का रेडियस बताऊं तो दैट इज लगभग 6400 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर आप अच्छी खासी मतलब 200 300 400 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हाइट पर है, 10 20 15 पे नहीं, तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस अब अर्थ से, यानी कि ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो गया। नाउ आर की जगह आप क्या वैल्यू डालने वाले हैं, यू विल पुट आर प्लस एच, और जैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो गई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जी की वैल्यू हाइट पर जाने के साथ साथ में डिक्रीज होती है, तो वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन हाइट, ओके, विद इंक्रीज इन हाइट। अच्छा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अर्थ के अंदर जाने पर, अर्थ में हम और गहरा जाएं तो वैल्यू क्या इंक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है नहीं, वहां भी हम देखते हैं वैल्यू डिक्रीज आती है, क्योंकि मास वही काम करता है जो
अंदर वाला मास होता है, ऊपर वाला मास एक शेल थ्योरम है। तो यहाँ भी दूसरा फैक्टर ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो ये डिक्रीज करती है विद डेप्थ ऑल्सो। इसका प्रूफ आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 11th में दिखेगा कि जी की वैल्यू दोनों केस में डिक्रीज करती है। अच्छा, स्मॉल एम पे डिपेंड, बाकी तो दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम अर्थ के ही टर्म में बात करें, ये मास ऑफ अर्थ लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, तो अर्थ की शेप भी हम देखते हैं कि परफेक्ट तो स्पेरिकल नहीं है, थोड़ी सी इलेप्टिकल है। तो रेडियस जो हमारा अर्थ का इक्वेटर पर है और जो पोल्स पर है उसमें फ़र्क है। रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा है पोल्स पर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? अगेन स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की रेडियस पोल पर लेस है इक्वेटर से, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पोल्स पर बढ़ जाएगी इक्वेटर के मुकाबले। तो अर्थ के लैटिट्यूड के हिसाब से भी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। आप अर्थ से हाइट पर जाएंगे डिक्रीज, आप अर्थ से डेप्थ पर जाएंगे डिक्रीज, आप अर्थ में अलग अलग प्लेस पर आप हो सकते हैं इस लैटिट्यूड पर हो, इस लैटिट्यूड पर हो, इस लैटिट्यूड पर हो, तो अलग अलग लैटिट्यूड पे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज करेगी यहाँ पर, और पोल्स पर सबसे मैक्सिमम होगी, इक्वेटर सबसे मिनिमम हो जाएगी। और आगे चलकर आप पढ़ेंगे, अभी हम जब वेट डिस्कस करेंगे तो वेट क्योंकि जी पर डिपेंड करता है तो वेट में भी चेंजेस स्लाइटली से आ जाते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने कहा चलिए हम यहाँ से अर्थ के लिए कैलकुलेशन करते हैं फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए हमें कैपिटल जी तो कांस्टेंट ही रहता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 into mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg and the radius of earth is 6.4 into 10⁻6 whole square। ओके, ये हमने अर्थ के रिगार्डिंग सारी वैल्यूज डाली, ठीक है, 10⁻6 मतलब ये लिखूंगा, और इनको कैलकुलेट करा। तो हमने क्या फाइंड किया कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि मैंने रेडियस 6.4 लिया है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है अर्थ की सरफेस पर, ऑन द इक्वेटर पर। पोल की तरफ जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऊपर जाएंगे अर्थ से हाइट पर उठना शुरू हो जाएंगे डिक्रीज करेगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ याद। इसी क्वेश्चन में अगर आप ये जो वेरिएबल्स हैं ये मून के लिए कैलकुलेट कीजिए, मून का मास डाल दीजिए एक्चुअल वैल्यू लेकर, मून का रेडियस डालेंगे तो आप देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू मून पर अर्थ की वैल्यू का 1/6 हो जाती है, एंड दैट कम्स टू बी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप किसी भी प्लेनेट का निकाल सकते हैं, किसी प्लेनेट का निकाल सकते हैं बशर्ते आपको उसका मास और रेडियस पता हो। जी तो कांस्टेंट है। क्वेश्चन है कि सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्टेड, कोई प्लैनेट सच दैट इट्स मास इज इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, एंड इट्स रेडियस इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। साइज में तो अर्थ से छोटा है लेकिन थोड़ा मास हैवी या डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लेनेट, विच जी, स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी तो फिक्स्ड होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं कि सपोज एक ऐसा प्लेनेट है कि उसका मास ट्वाइस है अर्थ के मास से, वट एवर द मास ऑफ अर्थ
और रेडियस उसका 1/4 है। वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? नहीं, हाँ, नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, हम रिलेटिव टर्म में कर सकते हैं। देखिए कैसे, नोट कर लिए क्वेश्चन। देखिए, अब ये तो हम जानते हैं वेरी क्लियर कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द अर्थ इज 9.8 एंड द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ जी इज gm/r²। से ये हमारा अर्थ के लिए हो गया, है ना। अब जो नया प्लेनेट है उसके लिए स्मॉल जी में क्या चेंज आ रहे हैं? कैपिटल जी तो सेम है, मास उसका अर्थ का हाफ है, लेट इट बी m/2। ओके, और रेडियस उस प्लेनेट का अर्थ का 1/4 है, तो रेडियस अर्थ से रिलेट करते लिखते हैं r/4 का होल स्क्वायर, दैट इज r² इंटू 16। फिर कितना आसान हो गया, ये 2 8 ज़ा, अगर इसमें से ये वाली वैल्यू को हम अलग कर दें जो कि स्मॉल जी ऑफ अर्थ है, तो न्यू जी उस प्लेनेट का 8 टाइम ऑफ अर्थ के जी के बराबर हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द अर्थ इज 9.8। तो ऑन लगभग इसको जो भी है सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 4 6 और 9 8 ज़ा, चलो हाँ अप्रॉक्सीमेट, अगर 10, वो तो मैं एग्जैक्ट, अगर हम अप्रॉक्सीमेट 10 मान लें तो अप्रॉक्सीमेट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so much of acceleration due to gravity. The next thing is difference between small g and capital G. Very popular question of this chapter, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आप भी फर्स्ट क्लास में पूछ रहे थे सर ये अलग अलग नहीं है, सेम है, तो दे आर डिफरेंट थिंग। स्मॉल जी इज अ डिफरेंट टर्म, इट इज acceleration due to gravity. Gravity of any planet can be gravity of any body, and it is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. फिर the value of, पहले इसको लिख लेते हैं, स्मॉल जी इज कांस्टेंट, फिक्स्ड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं भी चले जाइए इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज वेरिएबल, changes from place to place, even on the surface of earth you are not sure. On the surface of earth, if you are at the equator, the value of g is different, on the poles its value is different, value changes. SI unit of both quantities different, it is Newton meter square per kg square, it is meter per second square, the value of acceleration, because the unit of acceleration, because it is nothing but acceleration. This is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, है ना, और डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की चेंज की होती है, where it is a स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप फिफ्थ पॉइंट में इनकी वैल्यू देना चाहो तो रिस्ट्रिक्शन दे दो कि इसकी वैल्यू तो, कैपिटल जी की वैल्यू तो सेम है एवरीवेयर, एंड दैट वैल्यू इज 6.67 into 10 raised to power minus 11, whereas the value of small g on the surface of earth at the equator is 9.8 meter per second. So with condition you can give this value. Equations of uniform accelerated motion, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हर जगह अप्लाई है। इट इज अप्लाई to motion when it is taking along the ground, and it is also taking equation of applicable when the motion is under the gravity, because under the action of gravity, under the g force, under the force of gravity, the motion is also accelerated motion. So what are the equations? Equations are same. In linear motion we have v is equal to u plus at. In case of gravitation, the equation changes to v is equal to u plus a only become 0.
gt. Second equation is s is equal to ut plus half at square. In this case, s changes to h, height, and it is ut plus half gt square. The third equation is v square minus u square इक्वल टू, ये भी हटा लेते हैं, इक्वल टू 2as. In this case it will changes to v square minus u square equal to 2gh. 2gh, s become h. So these are known as equation of gravitation. तो जब भी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जैसी सिचुएशंस आती हैं तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन विद सम कंडीशन. क्या? अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम हाइट, तो उस सिचुएशन में अगर ड्रॉप ही कर दिया आपने, छोड़ दिया, तो यू जीरो है ना. इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, अगर किस ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया बस आपने, तो बस आपने तो ड्रॉप ही करा. और अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी उसकी v विल बिकम जीरो. तो इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट तो u जीरो. इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, v इज इक्वल टू जीरो. यस, ये भी बताना जरूरी है. तो इस केस में g की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और जब ऊपर जा रहा है तो वील टेक g की वैल्यू एज अ नेगेटिव. और अभी हमारी जितनी कैलकुलेशन है उसके लिए हम g की वैल्यू को 9.8 या अगर 10 बोला तो लेके चलेंगे. अभी हम वो वाले केसेस अनकाउंटर नहीं करेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ g भी चेंज हो जाती है. चलिए एक क्वेश्चन है, मैं फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूँ. एक बिल्डिंग है, लेट अस टेक इसकी हाइट है 44.1 मीटर. ठीक है, अभी एक सिंपल सा करते हैं. इस बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, जस्ट ड्रॉप किया गया है. क्वेश्चन सिंपल है कि ये कितने टाइम के बाद अर्थ पर पहुंच जाएगी और किस वेलोसिटी से पहुंचेगी. विद बट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, है ना. ये जो वेलोसिटी होती है ये जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड होती है. ओके, क्वेश्चन क्लियर. चलिए डाटा देखते हैं. u, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, तो u कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is positive, ball is going downward 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब तक हमें कहा नहीं हम 10 ही लेंगे. हाइट which the ball is traveling is 44.1 मीटर. क्या निकालना है, टाइम. अभी डाटा के हिसाब से वी कैन अप्लाई द सेकंड इक्वेशन. पहले लगाते हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हटा देते हैं. तो h इज गिवन टू अस, जो वो हाइट कवर कर रहा है. एयर फ्रिक्शन फोर्स वगैरह को हम निकल करके चलते हैं. 44.1, u जीरो है तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया. हाफ इंटू जी की वैल्यू पॉजिटिव है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 4.9. और 4.9 को आप इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 44 से 4.9 हो जाएगा 9 जा 9 इज इक्वल टू पूरा पूरा चला जाएगा टी स्क्वायर. सो टी इज इक्वल टू √9, that is plus minus 3, but time cannot be negative, so it will take 3 seconds, है ना. ठीक है. with what velocity it will strike, just before. तो velocity के लिए we can apply the first equation of gravitation, free fall under gravity. तो that is v is equal to u plus gt. just before striking क्यों होती है, because after striking तो zero ही होनी है. v is, we need to find out initial velocity, u is 0, g is 9.8 and t is again 3 सेकेंड. सो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी से इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, टेक द 3 सेकेंड. देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 100 मीटर, है ना. इसके टॉप से एक स्टोन को जस्ट ड्रॉप कर दिया गया.
ड्रॉप किया तो मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। u इज 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर, नहीं, अच्छा, बॉल ए मान लेते हैं। एट द सेम टाइम एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, वेलोसिटी कितनी है, ऑब्वियसली इनिशियल देनी पड़ेगी तभी तो ऊपर जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब की बार नेगेटिव है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहे हैं दोनों बॉल्स कहाँ मिलेंगी और कब मिलेंगी। चलो जरूर थोड़ी मिड में मिलेंगी, हम मान लेते हैं कि चलो ज़मीन से ये यहाँ हाइट पर मिल जाती है। सपोज ये जो बॉल बी है ये एच हाइट ट्रैवल करती है ग्राउंड से, और ऊपर से बॉल ए आ रही है और ये बॉल बी यहाँ आ रही है। अभी भी ये हो सकता है आगे कंटिन्यू करेगी, ए तो वाला तो कंटिन्यू करेगी, बी वाला भी ऊपर जाएगी, बट यहाँ पर आमने सामने होंगी, है ना। ऐसा हो सकता है कोई तो डिस्टेंस होगा, आफ्टर टी टाइम ऐसा हो जाएगा। तो ए बॉल ने इस हाइट पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 - h, और बी बॉल ने एच डिस्टेंस या एच हाइट कवर की। ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो चलो दोनों केस कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, लेट आफ्टर टी टाइम के बाद ये ऐसा हुआ कि बोथ बॉल जो है आमने सामने आ गई। चलिए केस वन, पहले फर्स्ट बॉल को स्टडी करते हैं, ए बॉल को, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए के लिए यू है, जी है, एच भी है, हमें कितनी हाइट कवर करी उसने, तो लेट अस अप्लाई एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं अभी हम, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच जो उसने हाइट कवर किया वहां तक, जहां तक हम मोशन को ऑब्जर्व करें उसको मिलने के लिए, दैट इज 100 - h। यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ड्रॉप कर दिया गया था, हाफ इंटू स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 इंटू द टाइम स्क्वायर में नहीं पता जो भी टाइम लगेगा, तो इट विल बिकम 4.9 कैंसिलेशन पर, एंड आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 100 - h इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। दो दो वेरिएबल है, अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। डायग्राम हटा लेते हैं, ध्यान रखना एच हाइट ग्राउंड से है, बाकी चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं स्टोन बी को, जिसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा था, दूसरी वाले की तरफ। उसके सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। केस टू फॉर स्टोन बी, ओके, उसके लिए भी यही इक्वेशन लगाते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच एच जितनी हाइट उसने कवर किया है वो तो एच ही लिया है हमने, एच की टर्म ही है। यू 25, वो भी सेम टाइम तक चला, दोनों के लिए टाइम स्टार्ट सेम हुआ था, दोनों सेम टाइम पर आमने सामने थे। जी की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए मैंने जी माइनस यहाँ लगा दिया है, इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको भी कैंसिलेशन करा तो 4.9 टी स्क्वायर आ गया। सेकेंड इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए चाहिए, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ठीक है, बाकी हटा देते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, 100 - h इज इक्वल टू 4.9, दो इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन है आपकी, ठीक है, h इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, अलग तरीके सॉल्व करने के लिए। एडिशन मुझे दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो ऐड करने का तरीका क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 100 - h plus h, on right hand side we have 4.9t फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में वी हैव 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। या टी स्क्वायर तो नहीं था, टी स्क्वायर ही था आई थिंक, चेक करिएगा, हाँ है ना, क्योंकि इक्वेशन में हाफ जी टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर होगा। हाँ, तो लेट अस कैंसिल एच एन दिस, ये भी कैंसिल हो गया, तो दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन मिल गई थी। 25t इज इक्वल टू 100, यस, आफ्टर 4 सेकेंड एक्चुअली में वो बॉल, दोनों बॉल मिल जाएंगी। हमारा क्वेश्चन है कहाँ भी मिलेंगी ये बता दो। तो जो सेकंड बॉल की हाइट थी ज़मीन से एच हाइट पर, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई भी
किसी भी इक्वेशन में आप टी क्यू डाल दीजिए। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में अगर ये वैल्यू डाल दूं तो सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी h इज इक्वल टू, याद कीजिए, 25t माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये थी सेकंड इक्वेशन। तो 25 इंटू टी करेंगे 100 माइनस 4.9 इंटू टी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 100 माइनस ये आ गया आपका 78.4, माइनस किया तो you'll get कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, कितना हो जाता है माइनस करने पर, इट विल 21.6 मीटर। तो ग्राउंड से 21.6 मीटर की हाइट पर 4 सेकंड के बाद दोनों बॉल आमने सामने होंगी, एक दूसरे को मीट कर देंगे।